ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, उसका क्या कॉम्पोजिशन है और उसका एक्चुअल काम क्या है हमारी बॉडी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ब्लड में दो चीज़ें होती है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। सो हियर द हेडिंग इज रेड blood corpuscles. Red blood corpuscles or these are also known as erythrocytes. Red blood corpuscles को हम क्या बोलते हैं? erythrocytes भी बोलते हैं। erythrocytes are the most abundant of all cells in blood. सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड में मिलने वाली सेल्स होती हैं erythrocyte. abundant यानी सबसे ज्यादा मिलने वाली सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का शेप है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज आर डिस्क लाइक, बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड इन्यूक्लिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पे बात आएगी आरबीसी और कौन सी आरबीसी की, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है मैच्योर आरबीसी की। आरबीसी जो है वो एक तो न्यूली फॉर्म्ड है और एक मैच्योर है। जब आरबीसी बनती है तो उस बनी हुई आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती हैं तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैच्योर जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि द मैच्योर आरबीसी are enucleated, they are disc like and they are biconcave and circular in shape. इस तरीके की शेप की हमें दिखाई देती हैं, डिस्क जैसी। बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव का मतलब है कि इनका जो शेप है वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है, ये होती है बाइकॉन्केव शेप। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसी शेप क्या, इनको क्या इंपॉर्टेंस है कि इनकी जो शेप है इनको किस चीज में मदद करती है। सो हियर बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस सरफेस एरिया। जो बाइकॉन्केव शेप है आरबीसी की वो सरफेस एरिया बढ़ाती है। साथ ही में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ना तो सेल ऑर्गेनल्स है ना न्यूक्लियस है और शेप है इसका बाइकॉन्केव या डिस्क लाइक। तो इसकी वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इसमें भर सकते हैं। सो हियर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नहीं होने की वजह से एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकॉन्केव शेप और बाइकॉन्केव शेप के होने की वजह से मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन मैच्योर आरबीसी। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। हमें किस पे फोकस करना है, मैच्योर वर्ड पे। तो मैच्योर आरबीसी में बाइकॉन्केव शेप होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें भर सकते हैं, फिल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आरबीसी है और इस आरबीसी में जो हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी में क्रोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं और इसका रीजन क्या है, एक तो इसका शेप है और इसमें न्यूक्लियस या अदर सेल ऑर्गेनल्स का नहीं होना। अब बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम एक्सेप्शंस पे भी बहुत फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है camel and llama. Camel and llama both are mammals and इनकी जो आरबीसी है वो है बाइकॉन्वेक्स एंड ओवल इन शेप। तो जो कैमल और लामा है इसकी आरबीसी कैसी है, बाइकॉन्वेक्स एंड ओवल इन शेप। इस तरीके की शेप की कैमल एंड लामा की आरबीसी होती है, पैरेलली न्यूक्लिएटेड भी होती है। तो यहाँ पे ये दोनों हैं, इनके
एक्सेप्शंस, और जहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि किस तरीके की आरबीसी कैमल एंड लामा की होती है। तो शेप है ओवल शेप एंड बाई कॉन्वेक्स पैरेलली न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का अगर शेप चेंज होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब आरबीसी का शेप चेंज होता है तो इसको बोलते हैं हम पोइकिलोसाइटोसिस। आरबीसी नॉर्मली कैसी दिखाई देती है? जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो जो नॉर्मल आरबीसी है वो इस तरीके की दिखाई देती है। अब जब आरबीसी की शेप में चेंज आ गया है, इट में बी फ्लैट हो गई, इट में बी फ्लैट, इट में बी elongated, it may be elongated, it may be sickle shape is like this, elongated हो गई, फ्लैट हो गई, सिकल्ड शेप हो गई, कांटे जैसे प्रोजेक्शन निकले हैं। अगर शेप ऐसा हो गया तो कोई भी कंडीशन हो, इन कंडीशन को हम बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। ये तो हो गया एक कंडीशन जिस कंडीशन में आरबीसी का जो शेप है वो बदला है, और शेप कुछ भी हो सकता है। तो द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पोइकिलोसाइटोसिस। अब यहाँ पे हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और उन सॉल्यूशंस में जब हम आरबीसी को रखते हैं तो उसका शेप किस प्रकार से बदलता है। 0.8 to 1% NaCl solution is isotonic for RBC। यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन NaCl का कितना है? 0.8 to 1% NaCl सॉल्यूशन, मतलब 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन कैसा है? सेल के लिए आइसोटोनिक है। कौन से सेल की हम बात करें? आरबीसी के लिए। अब यहाँ पे हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे, और इन तीनों कंडीशंस में हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। और वहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा 0.9% ऑफ NaCl एंड 5% ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर चैम्बर है, फ्लास्क है, उसमें हमने आरबीसी को प्लेस किया है, और जिस सॉल्यूशन में आरबीसी को रखा गया है, दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझें कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। ये हमने आरबीसी इसमें रख दी है, दिस इज एन आरबीसी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले वो समझें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम किससे कंपेयर करें? किससे ज्यादा? इस सेल से ज्यादा है। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि सॉल्यूट कम एंड सॉल्वेंट ज्यादा। किससे कंपेयर किया है इसको? इस आरबीसी से कंपेयर किया, यानी कि आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म है उससे कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि वी आर कंपेयरिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड द एक्सटर्नल मीडियम। व्हाट इज एक्सटर्नल मीडियम? द एक्सटर्नल मीडियम इज द मीडियम इन विच वी प्लेस द सेल। एक्सटर्नल मीडियम कौन सा है? वो मीडियम है जिसमें हमने सेल को रखा है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब जब भी किसी भी सेल को, एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है
तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब भी किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और यहाँ पे वाटर किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सेल में सॉल्वेंट कम है, एक्सटर्नल मीडियम में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब भी ऐसा होगा तो सेल विल स्वेल अप, सेल फूल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आरबीसी के साथ, यहाँ पे ये जो आरबीसी है ये फूल जाएगी। ये सॉल्यूशन है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेम। और यहाँ पे जो आरबीसी है वो आरबीसी पहले तो फूल गई और फूलने के बाद बर्स्ट हो गई। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हुई कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखा गया तो आरबीसी के अंदर सॉल्वेंट यानी कि पानी गया, पानी जाने से सबसे पहले फूल गई और फूलने के बाद फट गई, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये एक एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में जब वाटर की एंट्री होती है तो उस कंडीशन का भी एक नाम दिया जाता है एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या हुई, ऑस्मोटिक एंट्री हुई वाटर की। ऑस्मोटिक एंट्री का क्या मतलब हुआ, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ द वाटर। एंड जब ऑस्मोटिक एंट्री हुई तो ये जो सेल है ये फूल के फट गई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो फर्स्टली इट स्वेल एंड अल्टीमेटली इट बर्स्ट। पहले वो फूलती है और फिर वो फट जाती है। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लेंगे, दैट इज आइसोटोनिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट जितनी ही है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कहने का मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वाटर का मूवमेंट तो होगा ही नहीं, बाहर से अंदर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है सेल के अंदर और सेल के बाहर, जब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सॉल्यूट का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ भी होगा और अंदर से बाहर की तरफ भी होगा, दोनों तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। तो जितने मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आए उतने बाहर गए। अब अंदर और बाहर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो इस पर्टिकुलर सेल की शेप में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या होगा जब हम आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। जब आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की शेप में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है। आरबीसी की शेप में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन, दैट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। किससे कंपेयर किया, सेल से कंपेयर किया। हमने आरबीसी के इंटरनल एनवायरनमेंट से कंपेयर किया।
तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है जिसमें सेल रखी गई है उसमें सॉल्वेंट कम है, बट सेल के अंदर इंटरनल मीडियम में सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट एग्जाम्पल वाटर सेल से बाहर आएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और यहाँ पे जब वाटर का मूवमेंट होता है सेल के अंदर से बाहर की तरफ तो इसको हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस, और एक्सो ऑस्मोसिस से क्या होगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगी, कंप्लीट सेल विल श्रिंक। ये पूरी की पूरी जो सेल है दिस विल श्रिंक along with its protoplasm, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म के साथ श्रिंक हो गई। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रीनेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज क्रीनेशन। इंपॉर्टेंट, जब आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाती है, और इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, क्रीनेशन। और इस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सो ऑस्मोसिस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था तो 0.9% NaCl एंड 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन सेल के लिए, आरबीसी के लिए आइसोटोनिक है। और जब आप 5% ग्लूकोज में या 0.9% NaCl में सेल को रखोगे तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा और आरबीसी की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। So this is all about the shape of RBC, very important topic. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, आरबीसी में क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में नहीं होते। जब आरबीसी बनती है तब उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता, तो साइटोस्केलेटन कौन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मतलब है कि ऐसा रेटिक्यूलम जो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसका एंडोस्केलेटन साइटोस्केलेटन बनाता है। तो मैच्योर आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है, तो उसकी जगह कौन काम कर रहा है, उसकी जगह काम करने वाला एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट। So here in mature RBC endoplasmic reticulum is absent. So endoskeleton is composed of structural protein network, that is stromatin, which form spongy cytoskeleton. क्या बना रहा है ये, spongy cytoskeleton बना रहा है। अब यहाँ पे इस साइटोस्केलेटन की मदद से आरबीसी को क्या होता है, बेसिकली ये जो स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है साथ साथ में जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो भी फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आरबीसी भी एक सेल है तो वहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पैरेलली आरबीसी के पास क्या है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन यानी कि स्ट्रोमेटिन नाम का प्रोटीन भी है जो उसका साइटोस्केलेटन बना रहा है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। इसकी मदद से, इन दोनों चीजों की मदद से जो आरबीसी है वो कैपिलरी से आसानी से पास हो जाती है। कैपिलरी का जो डायामीटर है वो है 5 माइक्रोन और जो आरबीसी का डायामीटर है वो 7.5 माइक्रोन, यानी कि कैपिलरी सकड़ी हो गई। अगर आरबीसी सीधे होके निकलेगी तो कैपिलरीज में से नहीं निकल पाएगी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, बट ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज हैं उसमें लगातार ब्लड के साथ आरबीसी
फ्लो करती रहती हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनका फ्लो भी आसान हो जाता है. सो हियर ड्यू टू स्पंजी साइटोस्केलेटन एंड flexible plasma membrane of the RBC that is 7.5 micron can pass through the less diameter of blood capillaries, यानी कि blood capillaries के कम diameter होने के बाद भी RBC उसमें से आसानी से पास हो जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की बात हो रही है तो उसको एग्जैक्टली नाम क्या दिया जाता है. आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन. इंपॉर्टेंट, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन. ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन है ये कुछ ही आयंस के लिए परमिएबल है और उन आयंस में नेगेटिवली चार्ज आयंस जैसे Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव जैसे आयंस के लिए ये परमिएबिलिटी शो करती है. सोडियम एंड पोटेशियम जैसे आयंस के लिए ये इम्परमिएबल है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जब आरबीसी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. तो आरबीसी से निकल के जो बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में जाना चाहते हैं और बदले में अंदर आते हैं क्लोराइड आयंस. जब ये एक्सचेंज होता है तो इस एक्सचेंज में मदद करती है डोनेंस मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आयंस को परमिशन देती है अंदर और बाहर जाने के लिए. कौन से आयंस को? नेगेटिवली चार्ज आयंस को. किसको परमिशन नहीं देती? सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को ये परमिट नहीं करती या उनके लिए इम्परमिएबल है. इन मैच्योर आरबीसी अदर सेल ऑर्गेनल्स, मैच्योर आरबीसी में अदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum and Golgi bodies are also या Golgi complex are also absent. Other cell organelles भी यहाँ पे present नहीं होते. Again I am talking about mature RBC. अब यहाँ पे जो mature RBC है उसमें एक important point यहाँ पे जो mature RBC है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए. मान लीजिए ये आरबीसी है और इस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना इसका मतलब ये दिखाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता. तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है और पाइरूवेट जब बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है. तो ध्यान रखना कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है आरबीसी के अंदर, इस प्रोसेस को होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो आरबीसी में होते हैं. बट यहाँ पे जब पाइरूवेट आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है, नॉर्मल अगर कोई सेल है उसमें, तो यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल अपने आप में ये इंडिकेट करती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल में क्रेब साइकिल को चलाने वाले एंजाइम्स नहीं है, इसीलिए कैसा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो आरबीसी कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है? एनारोबिक, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली क्रेब साइकिल वाले एंजाइम्स नहीं हैं. हम दोनों बात कर सकते हैं यहाँ पे. माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली जो क्रेब साइकिल होते हैं उसके एंजाइम्स नहीं है, या एक कंप्लीट सेंटेंस बोलें तो हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो आरबीसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? आरबीसी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज
कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो यहाँ पे बनता है कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बनना बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसको बनाने का काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी कि ये फास्टेस्ट कैटलिस्ट है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ये 5000 टाइम्स बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आता भी है क्वेश्चन कि फास्टेस्ट कैटलिस्ट कौन है? तो फास्टेस्ट कैटलिस्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहाँ पे मिलता है? आरबीसी में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी का काउंट। जो आरबीसी का काउंट है मेल और फीमेल बॉडी में वो वेरिएबल है। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल्स में आरबीसी का जो काउंट है वो है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि आरबीसी का जो काउंट है वो किस टर्म में मेजर किया जाता है? पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब मेल और फीमेल में काउंट वेरी करता है। मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो पैदा हुए हैं, उसमें 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये तो एक डेटा है जो हमें याद रहना चाहिए। बस इस डेटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, जैसे अगर ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास ऐसी कौन सा डिवाइस है जिससे हम मेजर कर सकते हैं? तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आरबीसी काउंट मेजर करते हैं, दैट इज हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हम ब्लड की आरबीसी को काउंट कर सकते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हमने ये देखा कि आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है या घट रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कभी हम हिली एरियाज पे जाते हैं या किसी और कंडीशन में जब आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। बट हमेशा ध्यान रखना कि अगर आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन काउंट भी बढ़ता है, आरबीसी के साथ अगर हीमोग्लोबिन का काउंट भी बढ़ता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। बट अगर केवल आरबीसी का काउंट बढ़ा है तो उसको हम कहते हैं एरेथ्रोसाइटोसिस। एरेथ्रो मतलब आरबीसी और साइटोसिस मतलब उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका काउंट बढ़ रहा है। तो केवल अगर आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है तो दैट इज एरेथ्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन काउंट भी बढ़ रहा है, दैट इज पॉलीसाइथेमिया। तो ये तो एक कंडीशन हो गई जब आरबीसी का काउंट बढ़ा है। दूसरी कंडीशन आरबीसी का काउंट घटना यानी कम होना, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। जब आरबीसी का काउंट कम हो रहा है उस कंडीशन को हम कहते हैं एरेथ्रोसाइटोपेनिया। दिस कंडीशन इज नोन एज एरेथ्रोसाइटोपेनिया। अगर वर्ड लिखा आए एरेथ्रोपेनिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एरेथ्रोपेनिया
और एरिथ्रोसाइटोपेनिया, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जब आरबीसी का काउंट कम है तो यहाँ पे आरबीसी का काउंट कम होने से आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन कैरी करती है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे उन दोनों चीजों पे फर्क आता है आरबीसी का काउंट कम होने की वजह से। तो जब एरिथ्रोसाइटोपेनिया होता है तो इसका रिजल्ट होता है अनीमिया, इट लीड्स टू एनीमिया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आरबीसी का काउंट कितना होना चाहिए, ये डेटाज थॉरली याद होने चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें। दूसरा, कंडीशन में कम या ज्यादा होने से क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का साइज है, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डायामीटर, दैट इज 7.5 माइक्रोन। लार्जेस्ट आरबीसी होती है एम्फीयूमा में। एम्फीयूमा एक एम्फीबियन है जिसमें सबसे बड़ी साइज की आरबीसी मौजूद है, 75 to 80 माइक्रोन। इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एम्फीयूमा? एम्फीयूमा इज अ एम्फीबियन जिसको जर्नल भाषा में सैलमेंडर भी कहा जाता है, या इसको कोबरा स्नेक भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोबरा स्नेक। इसकी आरबीसी सबसे ज्यादा बड़ी होती है साइज में, और ये हमें इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज एन एम्फीबियन। स्मॉलेस्ट आरबीसी प्रेजेंट है मस्क डियर में, दैट इज मेमेलिया। 2.5 माइक्रोन साइज की आरबीसी प्रेजेंट होती है मस्क डियर में। चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी की साइज चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस में आरबीसी मान लीजिए डायामीटर वाइज 7.5 माइक्रोन इसका डायामीटर है, तो इससे अगर ये छोटी हुई या इससे अगर साइज में बड़ी हो गई तो दोनों ही कंडीशन में जो साइज है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे 1% आरबीसी हमारी बॉडी में डेली डिस्ट्रॉय होती हैं और वो स्प्लीन में जाके दफन हो जाते हैं, दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे द स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एज वेल एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है बॉडी का। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में अगर 1% आरबीसी डेली खत्म भी हो रही हैं तो बनेंगी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो रेड बोन मैरो है, इस रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है और रेड बोन मैरो से ही न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी हमारी बॉडी में आती हैं। सो हियर 1% आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड डेली, बट इन सेम नंबर न्यू RBCs are enter into the blood. रेड बोन मैरो से आरबीसी हमारे ब्लड में आती हैं जितनी खत्म हुई हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, हमारी आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है। ह्यूमन बेसिकली अगर हम मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो ह्यूमंस में जो लाइफ स्पेन है दैट इज 120 डेज। ज्यादा से ज्यादा 127 डेज तक आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो हो सकता है। न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं जो पैदा ही हुए हैं उनमें आरबीसी का लाइफ स्पेन 100 डेज। और अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में भी जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन होता है 100 डेज। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, आरबीसी की शेप कैसी है, साइज कैसी है, उनमें अगर बदलाव आया तो आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, उस काउंट को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। आरबीसी का काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।